नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम सीटेट के सीडीपी का जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरे एनसीएफ 2005 पे और उसके बाद जो भी हमारी आज तक भारतीय शिक्षा चल रही है उसी सिद्धांत पर बेस्ड है। और उनका क्या नाम है? लेव वाइगोत्स्की वैज्ञानिक का नाम है। और उनका सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इनका सिद्धांत है, तो इसको हम बता देते हैं सिद्धांत। तो अगर कोई पूछे वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इनका जो रचना कौन से वाद से संबंधित है? ये है संरचनावाद से, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड सीटेट में कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आज की वीडियो पढ़ने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। पूरी थ्योरी में आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाने वाला हूं और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप जरूर इसके पीवाईक्यू देखें और फिर देखें क्या उससे आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद से रिलेटेड है और इनके सिद्धांत का नाम क्या कहलाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूरा समाज और संस्कृति के आधार पर है। इसका पूरा मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं, और वो भी कैसे? सक्रिय होकर, ना कि जो टीचर पढ़ाते हैं उसके द्वारा नहीं। ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर करते हैं। और वो किसके साथ सक्रिय होकर करते हैं? समाज के साथ। तो समाज की सहायता से भले ही बच्चा करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा? खुद से सक्रिय होकर करेगा, ना कि किसी के द्वारा उसको ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए ये रचनावाद, संरचनावाद कहलाते हैं। और इनका सिद्धांत जो है वो समाज की वजह से हो रहा है, बच्चे का जो ज्ञान का निर्माण है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज का मतलब जो लोग होते हैं, संस्कृति का मतलब जो लोग जिस नियम से, तरह तरह की रीति रिवाजों से रहते हैं, उसको सामाजिक सांस्कृतिक कहते हैं। तो देखते हैं अब हम आगे एक एक करके पॉइंट। अब इसमें हम देखेंगे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये तीन चीज पता होनी चाहिए। एक होता है जेड, और एक होता है जेड पी डी, और एक होता है पीडी। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जेड क्या होता है? जोन ऑफ एक्चुअल, जो जिसकी फुल फॉर्म बताऊंगा उसको मैं कैपिटल में लिख दूंगा। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट को कहते हैं जेड, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर बच्चे का वास्तविक क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, जितना विकास हो चुका है। एक्चुअल माने वास्तविक होता है, डेवलप माने विकास होता है, और जोन माने क्षेत्र होता है। तो वास्तविक विकास का क्षेत्र, ये बच्चे का होता है वास्तविक विकास का क्षेत्र। अब आते हैं जेडपीडी पर। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीप का मतलब आप सब जानते हैं, निकट का। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जहां तक बच्चा किसी की सहायता के द्वारा ही पहुंच पाता है। तो यहाँ पर जेडपीडी में बच्चा किसकी सहायता, किसी की भी सहायता लेकर पहुंचता है, उसको हम कहते हैं एमक्यू। किसकी सहायता चाहिए उसको? एमक्यू की। एमक्यू का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब कोई अन्य होगा जिस पर बच्चे से ज्यादा ही जानकारी होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये उससे बड़ा ही हो, कोई उसका गुरु हो, माता हो, कोई भी हो सकता है, उसका साथ का साथी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जरूर वो बड़े ही हों। उसके संग के साथी हो सकते हैं, खेलने वाले, और उसके मित्र हो सकते हैं, भाई बहन, परिवार में से कोई भी हो सकता है, जिसको हम एमक्यू बोलेंगे, जिसकी सहायता से बच्चा कहाँ पहुंचेगा? समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंचेगा। अब बात करते हैं पीडी की। इसको कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चे को एमकेओ भी नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो खुद से पहुंच सकता है। ये इसको बोलेंगे हम संभावित, जहाँ की संभावना की जा सकती है, लेकिन ऐसा
संभव नहीं है, 99% संभावित विकास। और ये जो है संभावित विकास, ये एमकेओ के द्वारा नहीं पहुंचा जाता है। इस क्षेत्र में बच्चा अपने से ही पहुंच सकता है, वो भी उसकी संभावना है, संभावना की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बच्चा काफी आसानी से पहुंच सकता है। इसमें पहुंचना बहुत ही दिक्कत है। अब इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कुछ उदाहरणों से। अब आप देखिए, ये जो बच्चा सबसे पहले कहाँ होता है, जेड में, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, पिछली स्लाइड पर मैंने आपको सब कुछ बताया, आप वहां से इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर हर एक कोई बच्चा प्रारंभ से होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसका कोई वो नहीं है इसमें किसी और का कि इसको किसी की मदद चाहिए, जो उसका है उसको जितना आता है उसको पता है। तो ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, यहाँ तक बच्चे का विकास हो चुका है। और समाज की जरूरत जब बच्चे को पड़ती है, वो पड़ती है यहाँ पर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर आने के लिए क्या होता है कि बच्चे को कोई भी चीज है, जैसे कह सकते हैं आप उसको लिखना नहीं आता है, तो आप उसको अक्षर बताएंगे, फिर वो किसकी मदद ले रहा है, जरूरी नहीं है कोई टीचर हो, कोई उसकी मम्मी हो, पापा हो, वो पढ़ा सकते हैं। तो उनको सिखाने के लिए कौन आएगा, एमकेओ। जब एमकेओ आकर बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उससे सीखता है। तो जब वो उनसे सीख जाएगा तब उसके बाद वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा। और इसको सिखाते टाइम पे वो जो क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, इसी स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है मचान, या पाड़ कह दो आप, या फिर अल्पकालीन सहयोग। तो ये कौन दे रहा है, समाज दे रहा है। समाज में कोई भी हो, अल्पकालीन सहयोग। इस सहयोग के द्वारा अब आगे क्या कर सकता है बच्चा, ZPD में आ जाएगा। और वो ZPD में आने का मतलब ये है कि उसका पहले जेड था, अब वो ZPD में आ गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चा पहले लिख नहीं पा रहा था, अब वो लिखना सीख गया। कोई बच्चा गा नहीं पा रहा, उसको संगीत सिखाया गया एमकेओ द्वारा, तो फिर वो गाने लग गया। तो जब बच्चा जेड से ZPD में आता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कि बच्चे को एमकेओ द्वारा स्कैफोल्डिंग दी गई है। समाज से क्या मिला है उसको, पाड़ मिला है, ज्ञान मिला है, अल्पकालीन सहयोग मिला है। तो ये अल्पकालीन सहयोग क्यों लिखा गया है, अल्पकालीन सहयोग का मतलब यह है कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करेगा, वो बस समझाकर चले गए। यहीं से एक शब्द का निर्माण होता है, वो है फैसिलिटेटर, जो कि NCF 2005 में दिया गया है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, सुविधाजनक। फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर को। तो इसका मतलब क्या है, सुविधा करता। तो जो टीचर है वो, उसकी भूमिका क्या होगी, सुविधाकर्ता की होगी। वो बस बच्चों को सुविधाएं देगा कि उनको ऐसे ऐसे करना है, ना कि उनको हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाएगा। बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने के लिए दिशा दिखाएंगे, तब वो उससे क्या करेगा, ZPD में अपने जेड से पहुंच पाएगा। अब इसके बाद जो आता है वो आता है PD। यहाँ पर पहुंचना असंभव है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही कठिनाइयों से बच्चा पहुंच पाता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में एमकेओ भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये वो वाला क्षेत्र है जहां एमकेओ भी नहीं पहुंचा सकता बच्चे को। तो यहाँ पर या तो बच्चा खुद से जा सकता है या फिर वो जा ही नहीं सकता। तो अब ये तीन चीजें हैं, इन्हीं से बच्चे का मतलब हर बार जो एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के, कि जेड में क्या है, ZPD क्या है, तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एमकेओ पूछ लिया जाता है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कि जो मोर नॉलेजेबल रखता हो अदर, मतलब किसी अन्य, कोई भी अन्य हो जो इस बच्चे की जो हेल्प कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, उससे थोड़ी ज्यादा उसके पास जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसका साथी हो। स्कैफोल्डिंग का मतलब जो ये क्रिया कर रहा है, उसकी जिस तरीके से सहयोग कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे, हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और फिर जब बच्चा आ जाएगा तो उसको ये सब कुछ सीख गया वो, तब वो कहाँ आ जाएगा, ZPD में आ जाएगा। तो इस जोन से इस जोन में आने के लिए उसको एमकेओ की जरूरत पड़ती है,
और MKO क्या करता है, स्कैफोल्डिंग देता है बच्चे को, यानी कि अल्पकालीन सहयोग देता है, निर्देशन देता है, मचान या पाड़ देता है। और यही MKO किस तरह से कार्य करता है, सुविधाकर्ता की तरह कार्य करता है। यही टीचर का काम है। NCF 2005 में आप देखेंगे, वहां पर भी टीचर के लिए पूछा गया कि टीचर का क्या काम होना चाहिए, सुविधाकर्ता। तो ये जो आपकी पेडागोजी है उसको भी कवर करेगा यही वाइगोत्स्की का चैप्टर। तो अब आगे कुछ और मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं हम। अब देखिए, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं। जैसे जेड है, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल लर्निंग। इसका मतलब अंतरावैयक्तिक अधिगम। अभी मैंने आपको बताया जोन ऑफ एक्चुअल, जो बच्चा होता है वो उसका वही विकास क्षेत्र है जो जो उसको आता है, तो उसी को हम अंतरावैयक्तिक और बोलते हैं। इंटरपर्सनल मतलब बच्चे के अंदर जितनी भी जानकारी है वो। दूसरा मैंने दिया ZPD, इसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल लर्निंग। ये अलग नहीं है, दोनों सेम है। इंटरपर्सनल का मतलब अंतरवैयक्तिक अधिगम, जो बच्चे के बाहर का जो भी क्षेत्र है, समाज है, संस्कृति है, उनसे वो जो बच्चा सीखेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरपर्सनल लर्निंग। ये इंटर और इंट्रा, इंट्रा का मतलब आप समझ सकते हो अंदर आ, तो जो भी बच्चे के अंदर है वो सब अंतरावैयक्तिक, और जो बाहर है वो अंतरवैयक्तिक, इंटर। ठीक है। इंटर घर पे बैठ के तो होती नहीं है, स्कूल जाना पड़ता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉलेज जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो बाहर की चीज हो जाएगी। ऐसी जो बाहर से सीखेगा वो इंटरपर्सनल। और इंट्रा मतलब अंदरा, तो जो भी बच्चे के अंदर है अंतरा, तो वो कहलाएगा जेड, और जो बाहर है वो है ZPD। अब ये क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती है पारस्परिक, जो पारस्परिक शिक्षण होता है उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इस शिक्षण में क्या करते हैं टीचर, 4 से 5 बच्चों का क्या बनाते हैं, वो समूह बनाते हैं। तो 4 से 5 बच्चों का समूह होता है, और वो जो समूह होता है वो क्या करता है, आपस में खुद से टीचर उनको एक गद्यांश वगैरह दे देंगे, या कोई भी उनको एक कार्य दे देंगे जो वो क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। तो वो सबसे पहले उसका सारांश निकालते हैं, उस गद्यांश का जो पढ़ते हैं कि इस पूरे को हमने देखा है, इसमें है क्या, इसका अर्थ क्या निकल रहा है एंड में। तो सब आपस में मिलकर क्या निकालेंगे, सारांश निकालेंगे। दूसरा, प्रश्न पूछेंगे एक दूसरे से, फिर उसी में से फिर तीसरा क्या करेंगे, वो उसकी स्पष्टीकरण करेंगे कि इस इन प्रश्नों के आधार पर इससे क्या क्या स्पष्ट होता है। और चौथा, पूर्वानुमान। ये सबसे लास्ट है, भविष्यवाणी करेंगे बच्चे के इसके आधार पर और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चे का इस तरीके से रेसिप्रोकल टीचिंग के जरिए क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें और बता दूं। एक होता है कोलेबरेटिव और एक होता है कोऑपरेटिव। तो कोलेबरेटिव और एक होता है कोऑपरेटिव। ये दो तरीके क्या होते हैं, ये सहयोग होते हैं। एक तो होता है सहकारी और एक होता है सहयोग। इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये देखिए सहकारी, जिसको कोऑपरेटिव बोल रहे हैं हम, इसमें क्या है, इसमें कोई भी इनकी क्या है, जिम्मेदारी होगी। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम समूह में हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का साथ जिम्मेदारी से देंगे, जिम्मेदारी। और जो ये कोलेबरेटिव है, जिसका मतलब सहयोग है, इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसका जो मन है वो जानकारी दे देगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि आप जानते हो गूगल, गूगल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गूगल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसका जो मन है वो अपनी अपनी जानकारी गूगल पे फीड भी करा सकता है, और वहां से जाकर जानकारी ले भी सकते हैं। और यहाँ पर खुद उनको साथ में रहकर उनका क्या करना पड़ेगा, सहकारी बनकर सहकारी सहयोग देना पड़ेगा, और साथ में क्या करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसका उदाहरण आप समझ सकते हो कि जो टीचर क्लास में होते हैं वो, और दूसरा कोई भी बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करने जाते हैं वो। तो इस तरीके से ये दोनों शब्द आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा बस इसकी भाषा के बारे में बता दूं। अब देखते हैं हम वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में क्या अपना सिद्धांत बताया है। सबसे पहला दिया है इन्होंने सामाजिक वाक, जो कि बच्चा 2 साल तक तो उसके विचारों में और भाषा में कोई संबंध नहीं होता। उसके बाद 3 से 4 साल पर बच्चे की कौन सी वाक होती है, सामाजिक वाक, जिसको सोशल स्पीच बोलते हैं हम, जो कि काफी क्या होती है, बहुत तेज होती है, यानी कि लाउड बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। तो ये कैसी होती है, लाउड होती है, काफी तेज आवाज में बच्चा बात करेगा, कोई भी चीज उसको चाहिए होगी काफी तेज आवाज में बोलेगा।
कुछ भी वो करेगा तो बहुत तेज आवाज में करेगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं बच्चे तो कैसे डर डर करते हैं मुंह से, और पौ ऐसे करके हॉर्न लगाते हुए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बच्चा अभी जो है वो 3 से 4 साल तक कहाँ है, सामाजिक वाक में है। दूसरे पर बच्चा कहाँ आएगा, प्राइवेट स्पीच पर आएगा। जब 4 से 5 साल का बच्चा हो जाता है तो वो आपस में कुछ भी करेगा, चुपचाप क्या करेगा, बड़बड़ाने लग जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो इसमें बच्चा हर एक काम क्या करेगा, बड़बड़ा बड़बड़ा कर करेगा, धीरे धीरे अपने ही आप से खुद से बातें करके क्या करेगा वो, इस तरीके के जो भी अपने कार्य हैं उनको करेगा। तीसरा दिया है इनर स्पीच। इनर स्पीच का मतलब है अंतःवाक। इसमें बच्चा क्या करेगा, मौन हो जाएगा। उसको कोई भी कार्य देंगे, उसका क्या हो चुका है, अब उसका ज्ञान का निर्माण हो चुका है। अब उसको बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज बोलने की जरूरत नहीं है। वो आराम से कोई भी कार्य आप देंगे वो मौन होकर अपने खेल में या कोई भी कार्य में लगा रहेगा। उसकी उम्र बताई है वाइगोत्स्की ने 6 से 7 साल तक। तो इस तरह से वाइगोत्स्की ने जो भाषा है उसका बताया है। भाषा को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है पेपर में। इससे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आप इतना समझकर जो भी चीजें हैं इसमें, उन सबको एक एक बार ध्यान से पढ़ें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।